क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस तारे ने पृथ्वी पर जीवन को जन्म दिया वही एक दिन उसके विनाश की वजह बनेगा? हम हमेशा एस्टेरॉइड्स, एलियंस या न्यूक्लियर वॉर की बातें करते हैं, लेकिन दोस्तों, असली खतरा हमारे सिर के ऊपर रोज चमकता है। अर्थ का अंत शायद किसी बाहरी हमले से नहीं, बल्कि उसी सन से होगा जो आज हमें जिंदगी देता है। हमारा सन फिलहाल अपनी जवानी के फेज में है, जिसे साइंटिस्ट्स मेन सीक्वेंस कहते हैं। यह लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है और पिछले कई बिलियन सालों से बिल्कुल स्थिर है। इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का एक महायुद्ध चल रहा है, जहां हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में इतनी एनर्जी निकलती है जो पूरे सोलर सिस्टम को रोशन करती है। लेकिन यह स्थिरता हमेशा नहीं रहेगी। सन के अंदर का हाइड्रोजन ईंधन धीरे धीरे खत्म हो रहा है और इसी वजह से यह हर एक 110 मिलियन ईयर्स में 1% ज्यादा चमकीला और गर्म होता जा रहा है। यह 1% सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन कॉस्मिक पैमाने पर यह अर्थ के लिए एक मौत का फरमान है। आज से लगभग 600 मिलियन ईयर्स बाद सन की बढ़ती गर्मी अर्थ के कार्बन चक्र को बिगाड़ देगी। चट्टानों के घिसने और टूटने की प्रक्रिया इतनी तेज हो जाएगी कि एटमॉस्फेयर से CO2 गायब होने लगेगी। आप सोचेंगे कि CO2 कम होना अच्छा है, लेकिन बिना CO2 के पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले C3 प्लांट्स यानी हमारे लगभग 99% जंगलों के पौधे मरना शुरू होंगे, और जब पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन का स्तर गिर जाएगा और पूरी फूड चेन टूट जाएगी। टाइमलाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। लगभग 1 बिलियन ईयर्स बाद सन की चमक 10% बढ़ चुकी होगी और अब असली तबाही शुरू होगी। अर्थ के ओशंस भाप बनकर उड़ने लगेंगे और हमारा एटमॉस्फेयर एक मॉइस्ट ग्रीन हाउस बन जाएगा। आसमान का रंग बदल जाएगा और पानी की भाप स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाएगी, जहां सन की यूवी रेज उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देंगी। हाइड्रोजन स्पेस में निकल जाएगी और अर्थ हमेशा के लिए अपना पानी खो देगी। एक नीली जन्नत धीरे धीरे एक बंजर रेगिस्तान में बदल जाएगी। इस वक्त तक इंसानियत के लिए अर्थ पर रहना नामुमकिन होगा। अगर हमें सरवाइव करना है तो शायद हमें जमीन के नीचे शहर बनाने पड़ेंगे या ध्रुवीय इलाकों की तरफ भागना पड़ेगा, जहां थोड़ी बहुत ठंडक बची हो। लेकिन यह भी हमेशा नहीं चलेगा। लगभग 2.8 बिलियन ईयर्स बाद अर्थ का तापमान 147 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और यहां सिर्फ कुछ बैक्टीरिया ही बच पाएंगे। अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। लगभग 5 बिलियन ईयर्स बाद सन का हाइड्रोजन ईंधन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उसका कोर सिकुड़ने लगेगा और हीलियम फ्यूज होकर कार्बन बनाने लगेगा। इस एनर्जी के विस्फोट से सन की बाहरी परतें गुब्बारे की तरह फूलने लगेंगी और रेड जायंट फेज शुरू हो जाएगा। हमारा सन सामान्य से 256 गुना बड़ा हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या वह अर्थ को निगल जाएगा? मरकरी और वीनस तो पक्का खत्म हो जाएंगे, लेकिन अर्थ का भविष्य अभी भी एक रहस्य है। पुरानी रिसर्च कहती थी कि अर्थ भी सन में समा जाएगी, लेकिन नई स्टडीज का मानना है कि फैलते समय सन अपनी बहुत सी गैस टेलर विंड्स के रूप में बाहर फेंक देगा। इससे उसकी ग्रेविटी कम हो जाएगी और संभव है कि अर्थ धीरे धीरे बाहर की तरफ खिसकने लगे। ये एक कश्मकश होगी। सन का फैलना अर्थ को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, जिसे टाइडल ड्रैग कहते हैं, लेकिन सन का हल्का होना अर्थ को दूर धकेलेगा, जिसे मास लॉस कहा जाता है। अगर मास लॉस जीत गया तो अर्थ बच जाएगी, लेकिन वह एक जली हुई बेजान चट्टान की तरह होगी जो एक बहुत बड़े लाल सूरज के चक्कर काट रही होगी। जरा सोचिए दोस्तों, एक ऐसा नजारा जहां आसमान का आधा हिस्सा सिर्फ सन है और जमीन पर लावा की नदियां बह रही हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि इंसानियत का अंत तय है? शायद नहीं, क्योंकि अगर हमारी एक खासियत है तो वह है जिंदा रहने की जिद। जरा सोचिए, जब पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी तब हमारे वंशज क्या करेंगे? क्या वे मार्स को अपना नया घर बना लेंगे? दोस्तों, यही वो वक्त है जब कहानी में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। जब पृथ्वी जल रही होगी तब शायद हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल जिंदा हो उठेगा। जैसे जैसे सूर्य और गर्म होता जाएगा, उसका रहने योग्य क्षेत्र
यानी वह इलाका जहां पानी तरल रूप में मौजूद रह सकता है, सौर मंडल में बाहर की ओर खिसकने लगेगा। लगभग 1.5 से 1.6 बिलियन वर्षों बाद मंगल की सतह का तापमान बढ़ने लगेगा और आज मंगल पर जो कार्बन डाइऑक्साइड और बर्फ जमीन के नीचे जमी हुई है, वह गर्मी की वजह से गैस बनकर उसके वायुमंडल में फैलने लगेगी। इससे मंगल पर एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होगा जो उसे ठंडा और बंजर होने से बचाएगा और धीरे धीरे उसे पृथ्वी जैसा गर्म बना देगा। विज्ञान कहता है कि लगभग 4.5 बिलियन वर्षों बाद मंगल को उतनी ही सौर ऊर्जा मिल रही होगी जितनी पृथ्वी को उसके जन्म के समय मिली थी, और लगभग 6.5 बिलियन वर्षों बाद मंगल पर सूरज की रोशनी लगभग उतनी ही होगी जितनी आज हम पृथ्वी पर देखते हैं। जरा कल्पना कीजिए दोस्तों, एक ऐसा समय जब हमारे वंशज मंगल पर नीली नदियां और हरे भरे मैदान देख रहे होंगे, जबकि पीछे उनका पुराना घर यानी पृथ्वी एक जली हुई चट्टान बन चुका होगा। लेकिन यह दूसरा मौका भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि अंत में मंगल को भी वही अंजाम झेलना पड़ेगा जो कभी पृथ्वी ने झेला था, जब सूर्य और भी ज्यादा गर्म और शक्तिशाली हो जाएगा। क्या यूरोपा और एन्सेलाडस जैसे बर्फीले चांद, जिनके नीचे आज विशाल महासागर छिपे हैं, एक दिन इंसानी सभ्यता के नए शहरों से भर जाएंगे? हो सकता है भविष्य के इंसान ऐसे विशाल अंतरिक्ष शहर बना लें जो किसी ग्रह पर नहीं बल्कि सीधे अंतरिक्ष में तैरते हों। ऐसे शहर जहां कृत्रिम सूरज हो, कृत्रिम मौसम हो और लाखों लोग बिना किसी ग्रह की सतह पर रहे अपनी पूरी जिंदगी बिता सकें। और अगर हमारी तकनीक उससे भी आगे बढ़ गई तो शायद हम अपने सोलर सिस्टम को ही छोड़ दें, शायद हम किसी दूसरे तारे की ओर निकल पड़े जहां एक नई पृथ्वी हमारा इंतजार कर रही हो। उस समय तक इंसान शायद सिर्फ पृथ्वी की एक प्रजाति नहीं बल्कि कई तारों में फैली हुई एक सभ्यता बन चुका होगा। लेकिन इसमें एक अजीब सी बात छिपी है। जिस सूरज ने हमें जन्म दिया वही शायद हमें तारों के बीच फैलने के लिए मजबूर करेगा। अगर सन हमेशा शांत और स्थिर रहता तो शायद हम कभी अपने ग्रह से बाहर निकलने की जरूरत ही महसूस नहीं करते। हो सकता है अरबों साल बाद जब पृथ्वी सिर्फ एक जली हुई चट्टान बन चुकी होगी, तब कहीं दूर किसी दूसरे तारे के नीचे इंसानों के वंशज आसमान की तरफ देखकर अपने पुराने घर पृथ्वी को याद कर रहे हों, और शायद वे यह सोच रहे हों कि उनकी पूरी कहानी की शुरुआत एक छोटे से नीले ग्रह और उसके एक साधारण से पीले तारे से हुई थी। आखिर में लगभग 7.9 बिलियन वर्षों बाद सूर्य अपने जीवन के आखिरी दौर में पहुंच जाएगा। वह अपनी बाहरी परतों को धीरे धीरे अंतरिक्ष में फेंकना शुरू करेगा और गैस तथा धूल का एक विशाल चमकता हुआ बादल बनेगा जिसे हम प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं। यह कोई अचानक होने वाला विस्फोट नहीं होगा बल्कि लाखों वर्षों तक चलने वाली एक धीमी प्रक्रिया होगी। उस समय पूरा सोलर सिस्टम एक रंगीन चमकते हुए बादल से घिरा होगा। लाल, नीली और सुनहरी गैसें अंतरिक्ष में फैल रही होंगी, मानो सूर्य अपने जीवन के आखिरी क्षणों में एक अंतिम आतिशबाजी कर रहा हो। इसके बाद सूर्य का बचा हुआ कोर एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। इसका आकार लगभग पृथ्वी जितना होगा, लेकिन इसका घनत्व इतना अधिक होगा कि इसका एक चम्मच पदार्थ भी करोड़ों टन वजनी हो सकता है। अब यह कोई नया ईंधन नहीं जला रहा होगा, यह सिर्फ अपनी बची हुई गर्मी को धीरे धीरे खोता जाएगा। अगर किसी तरह पृथ्वी उस समय तक बच गई तो वह अब जीवन से पूरी तरह खाली एक ठंडी और बेजान दुनिया होगी। उसके महासागर बहुत पहले गायब हो चुके होंगे और उसका वातावरण भी लगभग खत्म हो चुका होगा। वह एक मरे हुए तारे के चारों ओर खामोशी से घूम रही होगी। जिस ग्रह पर कभी जंगलों में हवा बहती थी, जहां शहरों की रोशनी चमकती थी और जहां अरबों लोगों ने सपने देखे थे, वह अब पूरी तरह शांत हो चुका होगा। यह कहानी सिर्फ सूर्य के अंत की नहीं है बल्कि समय की ताकत की भी है। ब्रह्मांड में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। तारे बदलते हैं, ग्रह बदलते हैं और रहने लायक दुनिया भी हमेशा नहीं टिकती। लेकिन यही बात हमें एक अलग नजरिया देती है। पृथ्वी पर जीवन को अरबों वर्षों का समय मिला और इसी छोटे से समय में एक ऐसी प्रजाति पैदा हुई जो अपने तारे का भविष्य समझ सकती है और शायद उससे आगे जाने का सपना भी देख सकती है। हमारे पास अभी भी समय है, अपने ग्रह को समझने का समय, अपने ब्रह्मांड को जानने का समय और शायद नए घर खोजने का भी समय। शायद एक दिन इंसान किसी दूसरे ग्रह या किसी दूसरे तारे के नीचे अपनी नई सभ्यता बसाएगा और तब सूर्य का अंत हमारी कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत साबित हो सकता है।